हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलो आज हम लोग अपना मॉड्यूल 2 स्टार्ट करेंगे जो था अपना कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विसेज पार्ट 2। लास्ट लेक्चर में हम ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं अपना कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विसेज पार्ट 1, जिसमें हमने सर्विसेज से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। अब थोड़ा आगे जाएंगे। एक छोटा सा मॉड्यूल है, इसमें मार्केटिंग रिलेटेड एक्चुअली सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए जो मार्केटिंग लगती है, एक्चुअली उससे रिलेटेड हमको रिसर्च के बारे में पढ़ना है। एंड सर्विस इंडस्ट्री को कौन-कौन सी अपॉर्च्युनिटीज़ होती है मार्केट में एंड कौन-कौन से उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ये हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो ये देखो अपने मॉड्यूल का नाम क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विसेज। दिस इज पार्ट 2। इसमें जो हमको बेसिकली कवर करना है वो है मार्केट रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च बोलूंगा मैं इसको। एंड यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, कौन से सेक्टर को, सर्विस सेक्टर को जो फेस करने पड़ते हैं वो पढ़ना है हमको। तो कुछ अपॉर्चुनिटीज होती हैं सर्विस सेक्टर को मार्केट में और कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सबसे ज्यादा तुम लोगों को फोकस करना है ये वाले पार्ट पे, जिस पर से मैक्सिमम क्वेश्चंस तुमको आ सकते हैं। ओके, तो चलो देखो सबसे पहले मार्केटिंग रिसर्च के बारे में पढ़ते हैं। मार्केटिंग रिसर्च एक्चुअली होता क्या है, मैं तुमको इसका मीनिंग बता देता हूँ। कस्टमर तक हमको जो अपनी सर्विसेज पहुंचानी है, और जो मार्केटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो हम मार्केटिंग करने में कितने पीछे रह जा रहे हैं, या फिर कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट के बारे में जो डिटेल्स हैं वो एग्जैक्टली पहुंचानी कैसे है। जो हमारा पर्पस है वो भी हमारा साइमल्टेनियसली फुलफिल होना चाहिए। तो उसके लिए हम प्रोडक्ट जब बनाते हैं तभी हम रिसर्च करने लगते हैं, और वो जो रिसर्च होता है प्योरली मार्केटिंग के ऊपर होता है। तो अगर मैं तुम लोगों को बता दूं, जो एक पर्सन है, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन है एक्चुअली, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है, तो मैं वो वाली डेफिनेशन जरा लिखा देता हूँ। एक लाइन की है, ये देखो। द सिस्टमैटिक gathering, systematic gathering, recording and analyzing, ये तीन चीजें आती हैं इसमें। and analyzing of data about, किसके बारे में? about problems relating to marketing of गुड्स एंड सर्विसेज। ये देखो एक सिंपल सा मीनिंग है जो तुम लोगों को पता होना चाहिए। ये देखो, सिस्टमैटिक गैदरिंग, रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ डेटा, तो यहाँ पे डेटा के बारे में बताएंगे। देखो हमको जो मार्केटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है ना अपने गुड्स एंड सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम रिसर्च कर रहे हैं। अभी जैसे कि अपने कोविड सिचुएशन में बीमारी को एक्चुअली उसको रोकने के लिए हमारे पास कुछ मेडिसिन नहीं है, तो सारी की सारी कंपनी रिसर्च कर रही है। सेम यहाँ पे मार्केटिंग को लेकर रिसर्च करना है, तो हमको सिस्टमैटिकली डेटा गैदर करना है, उस डेटा को रिकॉर्ड करना है एंड एनालाइज करना है, मतलब कंक्लूजन अपने को निकालना है। ठीक है, तो ये जरा नोट करोगे तुम लोग बुक में, ये होता है मार्केटिंग रिसर्च का मीनिंग। ओके, अब इसमें कुछ और पॉइंट्स हमको कवर करने हैं। देखो मैं बता देता हूँ स्टेप्स क्या होते हैं इस मार्केटिंग रिसर्च के प्रोसेस में। मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, तो ये जरा ध्यान देना है तुमको कि ये रिसर्च एक्चुअली हम कर कैसे सकते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या हो रही है हमको आइडेंटिफाई करनी है। प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, सो भी जो गुड्स एंड सर्विसेज को बताना है हमको कस्टमर्स तक, उनकी वांट सेटिस्फाई करनी है। तो जो प्रॉब्लम है पहले वो आइडेंटिफाई करो। प्रॉब्लम पता होगी तभी तो सॉल्यूशन निकालोगे ना उसका। उसके बाद ये देखो, डिटरमाइनिंग, हमको डिटरमाइन करना है डेटा नीड्स। अब उससे रिलेटेड कौन कौन सा डेटा हमको कलेक्ट करना है, तो वो फिर हम फाइंड आउट करेंगे। पहले प्रॉब्लम क्या है, फिर उससे रिलेटेड एग्जैक्टली क्या क्या डेटा चाहिए हमको,
फिर एक हम डिजाइन बनाएंगे कि रिसर्च हमको कैसे परफॉर्म करना है। तो देखो रिसर्च हमको डिजाइन बनाना है एंड उसके बाद अगर हमको चाहिए तो हम सीधे कस्टमर से भी बात कर सकते हैं कुछ डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो देखो जब डेटा हम कलेक्ट करने जा रहे हैं कस्टमर से सामने क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो उसके लिए क्वेश्चंस की सीट बनानी पड़ेगी हमको, उसको बोलते हैं क्वेश्चनियर। तो हम कस्टमर से डायरेक्ट डेटा कलेक्ट करने के लिए क्वेश्चनियर बना सकते हैं। तो देखो अगर हम क्वेश्चनियर बना के डेटा कलेक्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं प्राइमरी डेटा। मेथड कौन सा है कलेक्ट करने का मेथड? ये है प्राइमरी डेटा, प्राइमरी मेथड भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो प्राइमरी डेटा जो डेटा तुम ओरिजिनली मार्केट से कलेक्ट कर रहे हो फर्स्ट टाइम, कस्टमर्स के फीडबैक ले रहे हो फर्स्ट टाइम, तो ये प्राइमरी डेटा होता है। एंड बहुत बार कंपनी क्या करती है कस्टमर से रिलेटेड डेटा न्यूज से, आर्टिकल से, मैगजीन से, गूगल से, ऑनलाइन नेट पे से निकाल लेती है। तो अगर क्वेश्चनियर के बाद भी तुम चाहते हो तो एक स्टेप और है इसमें। देखो एक तो ये मेथड हो गया, दूसरा कंपनी अलग तरीकों से भी डेटा क्या कर सकती है कलेक्ट कर सकती है। तो कलेक्शन ऑफ डेटा इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्टेप आ जाता है। याद रखो ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू तुम्हारा बन सकता है कि जो कंपनी डेटा कलेक्ट करती है वो कौन से मेथड पे होता है, वो डेटा कौन सा होता है। तो याद रखो कंपनी हमेशा सेकेंडरी डेटा ज्यादा कलेक्ट करती है क्योंकि ये इजी होता है। किसी का डेटा जैसे तुम असाइनमेंट वगैरह प्रोजेक्ट वगैरह कैसे बनाते हो, जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं ना नॉर्मली वो क्या करते हैं खुद प्रोजेक्ट बनाते हैं, बाकी स्टूडेंट का छाप लेते हैं। तो जो छाप लेते हैं वो सेकेंडरी डेटा, जो खुद बनाते हैं वो प्राइमरी डेटा। समझ रहे हो, ये होता है। चलो एक बार डेटा कलेक्ट हो गया ना तो इस डेटा को हमको कलेक्ट वो करना है, प्रोसेस करना है, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। क्योंकि देखो ये सारे स्टेप्स हैं एक सीक्वेंस में पता होने चाहिए, इसलिए मैं बुक की हेल्प ले रहा हूँ कि तुमको बुक से एक्सप्लेन कर दूं। तो पूरी की पूरी बुक भी तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा समराइज्ड व्यू में तुम्हारे सामने रहेगा इस वीडियो में। ओके, एक बार कलेक्ट हो चुका है डेटा तो उसके बाद तुमको क्या कर देना है, प्रोसेस कर देना है। एंड जैसे कि मार्केटिंग रिसर्च की डेफिनेशन में था, रिकॉर्ड हो जाने के बाद मतलब एक्चुअली वो प्रोसेस कर रहे हैं हम उसको, अब हमको एनालाइज करना है। तो देखो अब हम लिखेंगे एनालाइजिंग ऑफ डेटा। एक बार तुमने डेटा एनालाइज कर लिया तो यस तुम उसके बेसिस पे क्या बना सकते हो, रिपोर्ट बना सकते हो। आई होप दिख रहा होगा सभी को। तो उसके बेसिस पे तुम क्या बना सकते हो, रिपोर्ट बना सकते हो। तो यहाँ पे देखो अपनी रिसर्च रिपोर्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, एंड रिसर्च रिपोर्ट एक बार क्रिएट हो गई तुम्हारी, फिर तुम उसको एक्शन में लेके आ सकते हो। फिर जाके प्रोडक्ट बेचो। ओके, जो मार्केटिंग की प्रॉब्लम थी तुमको लग रहा है अब इस रिजल्ट के हिसाब से, इस रिपोर्ट के हिसाब से हम मार्केट में एंटर होंगे, अब जाके फिर से कस्टमर्स का फीडबैक लो। तो उसको बोलेंगे हम फॉलोअप, उसको क्या बोलेंगे हम, फॉलोअप करना। कस्टमर्स के साथ फॉलोअप करेंगे, अगर कस्टमर सेटिस्फाइड हुए तो बहुत अच्छी बात है, मतलब जो हमने रिसर्च किया सक्सेसफुल हुआ। समझ रहे हो, तो ये देखो ये मार्केटिंग रिसर्च की प्रोसेस होती है। आइडेंटिफाई करना, कुछ मेन टर्म्स में सर्कल कर दे तो आइडेंटिफाई करना, डिटरमाइन करना कि जरूरत क्या है, अब कस्टमर को एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हो रही है तो उससे रिलेटेड कौन सा डेटा कलेक्ट करना है, क्रिएट करना है हमको रिसर्च डिजाइन, क्वेश्चनियर बना सकते हो, डेटा कलेक्ट करना है सेकेंडरी सोर्स से करते हैं। कंपनीज में सेकेंडरी सोर्स फॉलो करती है, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, एनालाइजिंग ऑफ डेटा, फिर रिपोर्ट बन जाएगी, उसके बाद फॉलोअप का नंबर आता है। समझ रहे हो, तो चाहो तो तुम लोग ये बुक में नोट कर सकते हो, अच्छा रहेगा एग्जाम के टाइम पे। ओके, तो चलो देखो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के लिए कि सर्विस जो सेक्टर होता है उनको कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में। कुछ मार्केट में ऐसे चेंज हो गए और वो कौन कौन से चेंज है जिसकी वजह से उनको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। अभी जैसे मैं अगर समझो एक टीचिंग इंडस्ट्री में हूँ, मैं मेरा एक क्लास ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पे टीच कर रहा हूँ, मैं क्योंकि हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो मैं एक बिजनेस का एग्जांपल लेके बात करता हूँ। अगर मैं जॉब कर रहा हूँ किसी कॉलेज वगैरह में तो वहां पे एक्चुअली उतनी ज्यादा कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी क्योंकि हमको यहाँ पे बिजनेस वाइज सोचना है। तो अगर मैं एक क्लासेस ओपन करता हूँ, एक अकेडमी ओपन करता हूँ, तो वहां पे मुझे अगर मार्केट में कुछ भी ऐसा चेंज हुआ, एक पॉजिटिव चेंज हुआ या फिर कोई नेगेटिव चेंज हुआ, तो मुझे कौन कौन सी न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, हम जरा उसकी बात करेंगे। ओके, तो चलो देखो मैं रफ कर देता हूँ, नोट कर लो जरा एक बार।
चलो देखो बोर्ड पे लिखा है अभी अपॉर्चुनिटीज इन द सर्विस सेक्टर। पहले हम अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे, फिर आएंगे चैलेंजेस के ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला पार्ट चैलेंजेस है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी तुमको पता होना चाहिए। अब देखो अपना यूनिट 1 में हमने डिस्कस किया था, मॉड्यूल 1 में डिस्कस किया था कि जो सर्विस सेक्टर है वो ओवरऑल इंडिया की जो जीडीपी है उसमें 60% से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो इसकी वजह से सर्विस सेक्टर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्टर है किसी भी कंट्री के लिए। ओके, काफ़ी ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कुछ मार्केट में ऐसे चेंजेस होते हैं ना, पहले सर्विस सेक्टर इतना बूम पर नहीं था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, सर्विस सेक्टर काफ़ी बूम पे आ गया है। कौन कौन से ऐसे चेंजेस हुए जिसकी वजह से इसको अपॉर्चुनिटी मिली मार्केट में? ऐसे कौन कौन से चेंजेस है जरा हम वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो तुम लोग काफी टाइम से 12th से पढ़ते आ रहे हो, लिबरलाइजेशन। इंडियन गवर्नमेंट ने जो लिबरलाइजेशन किया था ना, मतलब लाइसेंसिंग सिस्टम्स वगैरह हटा दिए, काफी लोग फिर मार्केट में आ सकते थे। बहुत सारे बिजनेस ऐसे थे जिनको लाइसेंस वगैरह की अब कुछ जरूरत नहीं थी। जब गवर्नमेंट ये रिफॉर्म लेके आई थी तो इसकी वजह से सर्विस सेक्टर को मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिली और ज्यादा से ज्यादा लोग एक्चुअली सर्विस इंडस्ट्री में आने लगे। ठीक है, तो एक रीजन था यहाँ पे लिबरलाइजेशन। दूसरा है देखो, ग्रोथ इन द सर्विस सेक्टर। ग्रोथ इन द सर्विस सेक्टर वर्ल्ड लेवल पे अगर बात करो ना, वर्ल्ड लेवल पे इंडिया का सेकंड स्पॉट आता है। इंडिया जो है चाइना के बाद है एक्चुअली सर्विस सेक्टर में। ऑलरेडी ये दो कंट्री काफी बड़े हैं। चाइना तो हर चीजों में सर्विस प्रोवाइड के केस में आगे जा ही रही है, लेकिन सेम इंडिया भी चाइना के जस्ट पीछे लगी हुई है कंट्री। तो सर्विस सेक्टर वहां पे इतना हिट है, तो इंडिया ने भी सोचा कि यस हमें भी जरा इस चीज में आगे जाना चाहिए। तो तुम लोगों को एक बात बता दो, सॉफ्टवेयर जो लाइन है ना, सॉफ्टवेयर, उसमें इंडिया वर्ल्ड में इवन टॉप कंट्रीज में आता है। चाइना हार्डवेयर बनाती है, इसलिए देखो तुम चाइना के प्रोडक्ट्स वगैरह तुमने नोट किए होंगे, काफी सस्ते मिलते हैं। कुछ भी वहां से प्रोडक्ट बन के बहुत सस्ते, स्पीकर्स भी जो हमारे इधर महंगे मिलते हैं चाइना से सस्ते मिलते हैं। लेकिन वो हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर की बात करें ना, तो सॉफ्टवेयर में इंडिया दुनिया में सबसे सस्ते सॉफ्टवेयर बनाता है और क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाता है। अब सॉफ्टवेयर इज अ प्योर सर्विस इंडस्ट्री, समझ रहे हो? तो सर्विस सेक्टर में जो ग्रोथ हुआ ना, उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिली है। और भी एक रीजन है यहाँ पे कि ये देखो, इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। एक्चुअली अब बहुत सारे लोग ऐसे हो गए थे, धीरे 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 हर किसी को एक डिस्पोजेबल इनकम की नीड पड़ने लगी। तो लोग अपने रूटीन काम तो करते ही थे, लेकिन उसके अलावा साइड में भी कुछ एक्स्ट्रा काम करना पसंद करते थे कि जिससे वो लोग भी इनकम जनरेट कर सके। तो इस वजह से ये जो ट्रेंड बनने लगा, इस वजह से क्या हुआ, लोग सर्विस सेक्टर में आने लगे। फ्रीली आ सकते थे क्योंकि लाइसेंसिंग वगैरह हटा दिया। तो यस, यहाँ पे काफी चांसेस हो गए। डिस्पोजेबल इनकम जैसा कॉन्सेप्ट जब आया ना, तो सर्विस सेक्टर बूम पकड़ गया। नेक्स्ट देखो, ये तो तुम सबको पता ही होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आगे आने वाले मॉड्यूल में भी हम ये करेंगे, लेकिन इतना याद रखो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब भी किसी कंट्री की गवर्नमेंट बाहर के बिजनेसेस को, बाहर की कंपनीज को अपने कंट्री की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने की परमिशन दे दे। अभी समझो, जैसे कि एयरलाइंस, एयरलाइंस में एयर इंडिया है ना, एयर इंडिया, वो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब एयर इंडिया एक सरकारी कंपनी है, तो सरकारी कंपनी में अगर भारत सरकार परमिशन दे देती है किसी भी बाहर की दूसरी एयरलाइन कंपनी को कि आप लोग हमारे कंट्री की कंपनी को खरीद सकते हो, एक्चुअली उसमें पैसा लगाना मतलब आप उसको थोड़ा थोड़ा खरीद सकते हो, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो जब भी फॉरेन कंपनीज अपने देश की कंपनी में डायरेक्टली इन्वेस्ट करती है, वो हो जाता है एफडीआई। तो अपने देश ने बहुत सारे सर्विस सेक्टर्स में, सुनो, बहुत सारे सर्विस सेक्टर्स में अप टू 100% उन्होंने बोला है कि कोई भी बाहर की कंपनी इंडिया की किसी भी कंपनी में जो सर्विस सेक्टर को बिलोंग करती है, उनकी लिस्ट है, वो लिस्ट रेफर करोगे तो पता चलेगा, 100% इन्वेस्टमेंट आ सकता है। तो देखो, इंडियन कंपनीज के पास बहुत वैसे भी पैसे की, फाइनेंशियल थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम होती है। बाहर की कंपनीज जब पैसा लेके आते हैं तो कॉन्सेप्ट्स वगैरह भी लेके आते हैं। जब इंडियन कंपनीज को पैसा मिलता है एफडीआई के थ्रू, बिजनेस चल पड़ता है। समझ रहे हो? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी बन जाती है एफडीएस की वजह से। ठीक है,
फिर देखो एक्सपोर्ट होना, एंड इसी में एक पॉइंट और डाल देता हूं मैं, पॉपुलेशन ग्रोथ। जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है एंड जैसे जैसे एक्सपोर्ट की पॉलिसीज भारत सरकार ने बहुत अभी लिबरल कर दी है। हर बिजनेस को बोलती है भारत सरकार आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करो, हम टैक्स आपको जीरो लगाएंगे। तो इससे क्या होता है, एक्सपोर्ट बढ़ जाने की वजह से लोग सर्विस सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं। इवन पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करूँ तो यस, पॉपुलेशन ग्रोथ तो तुमको ज़्यादा कुछ बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो। अब देखो पॉपुलेशन में जब ग्रोथ हो रही है, इंडिया में बहुत सारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तुमको तो पता है वर्ल्ड में चाइना इज द नंबर 1 इन केस ऑफ पॉपुलेशन, एंड इंडिया का जो रैंक है वो सेकंड पे आता है। अब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है तो एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी है कि नहीं बताओ, बहुत सारे न्यू बिजनेस ओपन हो सकते कि नहीं, क्योंकि कस्टमर्स हैं मार्केट में खरीदने के लिए, समझ रहे हो ना। तो यस, पॉपुलेशन का ग्रोथ होना एक तरीके से वही, देखो हर कॉइन के दो साइड होते हैं, कहीं पर नुकसान भी है, पॉवर्टी वगैरह आती है, अनएम्प्लॉयमेंट आता है, लेकिन इसकी वजह सर्विस सेक्टर बूम होता है, समझ रहे हो। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं सर्विस सेक्टर को बूम करने के लिए, ठीक है, सर्विस सेक्टर को और ग्रो करने के लिए। क्लियर है, नोट कर सकते हो तुम लोग, जो एमसीक्यूज एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये सारी चीजें तुमको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं चैलेंजेस की तरफ। मैं रफ करता हूँ, तब तक तुम वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। ओके, चलो देखो स्टूडेंट्स, अब अपना जो लास्ट टॉपिक है इस मॉड्यूल का वो है चैलेंजेस इन सर्विस सेक्टर। अब ध्यान से सुनो, कुछ चीजें ऐसी हैं जिस स्टूडेंट ने एक्चुअली मॉड्यूल 1 का लेक्चर बहुत अच्छे से सुना होगा वो, ठीक है, उसको ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझेगा, एंड काफी सारे एमसीक्यूज इसमें से एग्जाम में आएंगे। चलो देखो, सर्विस एक्चुअली क्या होती है, जो हमने पढ़ा था, सर्विस के जो कुछ फीचर्स थे वो इनटेंजिबिलिटी का फीचर, इनसेपरेबिलिटी का, इनकंसिस्टेंसी, ये जो फीचर्स थे ना, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि मैं पहला तुमको बता दूं, चैलेंज ऑफ, मैं दो तीन साथ में तुमको बता दूंगा एंड उनको हटाना कैसे है, ओवरकम कैसे करना है वो भी सीखेंगे। पहली प्रॉब्लम ये, चैलेंज ऑफ इनटेंजिबिलिटी। अब इनटेंजिबिलिटी की वजह से क्या हो जाता है, सर्विस एक्चुअली दिखाई नहीं देती है, एंड सर्विस को आप ऐसे पकड़ के या हाथ में लेके घर पे नहीं जा सकते हो। तो इसकी वजह से कोई भी पर्सन सर्विस को पहले, जैसे हम गुड्स को पहले खरीद के यूज भी कर सकते हैं, चाहो तो आप जैसे आइसक्रीम वगैरह लेने जाओ तो पहले आप टेस्ट कर सकते हो उसको, समझ रहे हो। वैसे सर्विस में तो पॉसिबल है नहीं। आपको अगर बाल कटवाने जाना है, जो अपना एग्जांपल था उसमें, तो आप पहले बाल कटवा के देखोगे क्या, बताओ, फिर बाद में बाल कटवाओगे, ऐसा कुछ पॉसिबल है क्या। पहले आप थोड़े मेरे बाल काट के देखो, मुझे अच्छा लगेगा तो फिर उसके बाद मैं आपसे बाल कटवाऊंगा, ऐसा कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इंटेंजिबिलिटी एक्चुअली जो सर्विस दिखाई नहीं देती है ना, तो उसकी वजह से आप सर्विस को पहले थोड़ा यूज करके नहीं देख सकते, फिर डिसीजन नहीं ले सकते हो। और दूसरी बात, यस, आप उसको स्टोर भी करके नहीं रख सकते हो। तो ये जो प्रॉब्लम्स हो जाती है ना, और आप कभी भी, जो मैंने बोला, जिसको सर्विस देना है, ठीक है, वो पहले डेमोन्स्ट्रेट करके नहीं दिखा सकते। जैसे प्रोडक्ट को हम यूज करके उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा देते हैं ना, वैसे सर्विसेज में पॉसिबल नहीं है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, समझ रहे हो। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, बड़ी कंपनीज जो होती है ना, उसको कस्टमर के दिमाग में वो इमेज बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, समझ रहे हो, और कस्टमर को सामने प्रेजेंट होना पड़ता है उसके लिए कभी भी, क्योंकि वो इंटेंजिबल है। अभी एक डॉक्टर की तुमको सर्विस लेना है, तो ये डॉक्टर के सामने तुमको प्रेजेंट होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो एक चैलेंज है यहाँ पे, चैलेंज ऑफ इंटेंजिबिलिटी। दूसरा देखो, दूसरा है चैलेंज ऑफ इनसेपरेबिलिटी। अब देखो यहाँ पे क्या है, चैलेंज ऑफ इनसेपरेबिलिटी, सर्विस जो है, जो सर्विस प्रोवाइडर है उससे उसको सेपरेट नहीं कर सकते। आप आओ, आप बेनिफिट लो एंड जाओ, कस्टमर जो है बेनिफिट लेकर जाएगा, सर्विस प्रोवाइडर है वो स्किल तो उसके पास ही रह जाएगा। तो इसकी वजह से वर्ल्ड लेवल पे रीच नहीं बन पाती है। अभी कोई अगर एक फेमस हेयर स्टाइलिस्ट है, फेमस हेयर स्टाइलिस्ट है, वो अपने लोकेशन में फेमस होगा, वो दुनिया के हर कोने पे जाके हर किसी के बाल नहीं काट सकता है एट अ टाइम। एक प्रोडक्ट हम दुनिया के हर कोने पे बेच सकते हैं। तो प्रॉब्लम समझ में आ रहे हो, हम लोकल एक छोटे लेवल पर ही रह जाते हैं।
अब समझो अब आजकल तो डिजिटल वर्ल्ड हो गया, अगर मैं एक लोकेशन में टीच कर रहा हूँ, वहाँ के स्टूडेंट्स को मेरी टीचिंग अगर पसंद आ रही है, ठीक है, फिजिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स को फिजिकली पसंद आता है, मैं फिजिकली कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा पाऊंगा? मैं अगर महाराष्ट्र में, मुंबई में हूँ, तो मैं यहीं बैठे बैठे तमिलनाडु के बच्चे को तो फिलहाल नहीं पढ़ा पाऊंगा अगर मुझे फिजिकली पढ़ाना हो। फिजिकली अलग होता है, ऑनलाइन अलग होता है। यस, एग्री करता हूँ, अभी ऑनलाइन का टाइम हो गया, बट फिजिकली की बात करते हैं। समझ रहे हो ना? जब मुझसे मेरी स्किल सेपरेट नहीं हो सकती, मैं जो तुमको सर्विस दूंगा वो सेपरेटली मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता। फेस टू फेस अगर तुमको चाहिए तो फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा मेरे सामने। फर्क समझ रहे हो? तो हम लोकली रह जाते हैं, हम ज्यादा ग्रो नहीं कर पाते, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसमें क्या है? चैलेंज ऑफ इनकंसिस्टेंसी। अभी इनकंसिस्टेंसी क्या होती है? अभी मेरे पास अगर 5 एम्प्लॉइज है, मेरी बार्बर की शॉप है, ठीक है, अब वहां पे 5 लड़के मैंने रखे हैं काम करने के लिए। अब जरा बताओ, कस्टमर्स जो आता है ना, हर बार क्या होता है, सभी कस्टमर्स को एक के पास ही बाल कटवाने, क्योंकि वही बहुत अच्छा बाल काटता है। बाकी भी बाल तो काट रहे हैं, लेकिन पसंद नहीं आ रहा है लोगों को, सर्विस अच्छी नहीं लग रही। होटल्स में भी जाते हैं तो देखो, हर वेटर का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता है। कोई पर्टिकुलर एक वेटर ही ऐसा रहता है, एक दो वेटर जिनके एक्चुअली हम चाहते हैं कि वही हमारा ऑर्डर आके ले। फर्क समझ रहे हो ना यहाँ पे क्या है? तो इस वजह से बिजनेस में जितना हमको सेल चाहिए, जितनी ग्रोथ चाहिए, उतनी नहीं मिलती है। अब कस्टमर तो 10 बैठे हैं, बाल काटने वाले 5 है, एक्चुअली तुरंत एक एक पर्सन दो दो लोगों को अटेंड करके उनको फ्री कर सकता है, लेकिन हर कोई अगर बैठा है उस एक पर्सन के लिए, तो एक निगेटिव इमेज भी बनती है कि नहीं बनती है? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं वो ध्यान दो। हम अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देंगे। चैलेंजेस तो है, लेकिन ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं? हम अपने सारे पर्सन्स को, जो 5 लोग हैं, उनको इतनी बेस्ट ट्रेनिंग दें, सर्टिफिकेशन कोर्सेज करवा सकते हैं, या तो वेल स्किल्ड पर्सन ही पहले से अपॉइंट करो। तो अगर सभी अच्छे काटे, 5 में से 4 भी अच्छे काटे, तो भी तो कस्टमर्स आएंगे जाएंगे, वो जो कन्वर्जन टाइम है बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस, ये होता है। तो ये मेन 3 चैलेंज है। पहला है इंटेंजिबिलिटी, दूसरा इनसेपरेबिलिटी, थर्ड है इनकंसिस्टेंसी। ओके, और भी कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, जरा देख लो। प्रॉब्लम ऑफ पेरिशेबिलिटी, कल ही हमने डिस्कस किया था। सर्विस जो है बहुत ज्यादा पेरिशेबल है। जैसे कि देखो, फिश, फिश कौन बोलते हैं ना कि पेरिशेबल है? मिल्क, मिल्क को भी बोलते हैं ना पेरिशेबल है। थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं, बहुत ज्यादा टाइम, ड्यूरेबल नहीं है। जो चीज एक बार रख दिया कई महीनों तक चल सकते हैं, वो ड्यूरेबल होते हैं। जो तुरंत खराब हो जाते हो पेरिशेबल होते हैं। सर्विस तो एक्चुअली जीरो है पेरिशेबिलिटी में, एकदम जीरो है, कि इतनी ज्यादा पेरिशेबल है कि आप उसको स्टोर भी करके नहीं रख सकते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सर्विस को स्टोर करके नहीं रख सकते। कैसे? अब जैसे कि बाल वाला एग्जांपल, हेयर स्टाइलिश वाला मुझे आई थिंक थोड़ा बेस्ट लग रहा है वो, इसलिए मैं बार बार तुमको दे रहा हूँ। शायद तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो, अरे सर बार बार एक ही एग्जांपल क्यों दे रहे हैं? देखो, शायद तुमको भी अच्छा लगेगा। अब जैसे कस्टमर आ रहा है, अब मुझे पता है कि आज मैं गुड्स बेच रहा हूँ, अगर मैं गुड्स बेच रहा हूँ, मेरा दूध बेचने का बिजनेस है, मुझे पता है कि अभी शाम को जब ट्रेन से लोग छूटेंगे और मेरे शॉप के यहाँ से होते हुए जाएंगे, तो लगभग कम से कम 1000 कस्टमर तो दूध लेके जाते हैं। तो मैं 1000 लीटर के हिसाब से अरेंजमेंट करके रखूंगा कि नहीं? स्टॉक रखूंगा कि नहीं? सर्विस में ऐसा है क्या? मुझे पता है कि संडे का दिन है, संडे के दिन काफी कस्टमर्स आएंगे जिनको बाल कटवाने होंगे, मैं पहले से सबके बाल काट के रख सकता हूँ? इम्पॉसिबल। 5 के 5 लोग खड़े हैं यहाँ पे, वो एक्चुअली वेट करेंगे, कस्टमर आएगा तभी हम उसको सर्विस दे पाएंगे ना। गुड्स को हम स्टोर करके रख सकते हैं, सर्विस को स्टोर करके नहीं रख सकते। इस प्रॉब्लम की वजह से एक लिमिटेशन आ जाती है अपने पास, कि हम अपना स्केल बढ़ा नहीं सकते। ओके, दूध वाले एग्जांपल में अगर हमको लग रहा है आज 5000 कस्टमर आ, हम 5000 लीटर जमा करके रख सकते हैं, स्टॉक करके रख सकते हो, सर्विस को स्टॉक नहीं करके रख सकते। समझ रहा है? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चलो नेक्स्ट, फिफ्थ, challenges of मैनेजिंग हाई डिमांड। अब सर्विस सेक्टर में ये भी प्रॉब्लम है, अगर बहुत ज्यादा हाई डिमांड आने लगे ना,
बहुत ज्यादा हाई डिमांड आने लगे। हाई डिमांड नोट करो, याद रखो, हाई डिमांड कभी भी पीक टाइम में आती है। किसी भी चीज का पीक टाइम हो ना, पीक, तो उस समय बहुत हाई डिमांड होती है। जैसे कि कोई भी होली वगैरह, दिवाली वगैरह, फेस्टिवल सीजन पकड़ लो, हर फेस्टिवल में कुछ पर्टिकुलर चीज़ों की अलग डिमांड हो। जैसे ईद का एग्जांपल हो, ईद में सेवइयों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। साल भर ठीक है, न्यूट्रल ऐसा ग्राफ जाता है, साल भर ऐसी डिमांड रहती है, ईद के टाइम पे ग्राफ ऐसा चले जाता है। ठीक है, क्रैकर्स वगैरह, स्वीट्स की भी दिवाली में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है। तो अब ये तो गुड्स की बात है, लेकिन अगर कभी सर्विसेज की डिमांड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई है डिमांड, तो कैसे हम फुलफिल कर पाएँगे? तो यहाँ पे फुलफिल करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है एक तरीके से। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या काम कर सकते हैं, हमारे जो एम्प्लॉइज़ होते हैं ना, एक्चुअली एम्प्लॉइज़, हम उनको कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स दे सकते हैं, या फिर एक ये तरीका होता है, या फिर ये एक तरीका होता है। तो देखो, अगर किसी एक सर्विस की किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर ही बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ती है, अब हमारे पास ये चैलेंज है कि हम उसको फुलफिल कैसे करेंगे। तो एक काम कर सकते हैं ना, पीक आवर्स में डिमांड होती है कि नहीं, पीक टाइम पे डिमांड होती है। जो नॉन पीक आवर्स है, हम कस्टमर को कुछ ऐसे ऑफर्स दे सकते हैं, ऐसे इंसेंटिव्स दे सकते हैं, डिस्काउंट्स वगैरह दे सकते हैं कि आप पीक आवर छोड़ के, जैसे संडे को ही मोस्टली लोग आ रहे हैं, अपना टाइम उनको फ्री रहता है। अगर हम उनको ये बोलते हैं कि अगर आप वीक डेज में भी आते हो हमारे पास अपने बाल कटवाने, या फिर आप कोई भी अदर फेशियल वगैरह करवाने, जो भी, अगर आप वीक डेज में कभी भी एक दिन टाइम निकाल देते हो, तो हम आपको कुछ एक्स्ट्रा कैशबैक्स भी दे सकते हैं, या फिर कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, वो जो डिमांड का जो पीक आवर्स में जो डिमांड आती है ना, उसको हम स्विच कर सकते हैं जरा, समझ रहे हो? तो वीकेंड्स पे जो होता है उसको वीकडेज में हम इंसेंटिव्स के थ्रू कर सकते हैं। समझ रहे हो? ये एक चीज पॉसिबल है। एक और चैलेंज है, देखो, चैलेंज ऑफ कस्टमर रिटेंशन। सर्विस सेक्टर में अगर आपने कस्टमर को टाइम पे अच्छी सर्विस नहीं दी, जितनी वो डिजायर्ड एक्सपेक्टेशन के साथ लास्ट यूनिट में किया था हमने, अगर वैसे आता है, नहीं दे पाते हैं, तो कस्टमर शायद रिटेन ना हो पाए। रिटेन मतलब अपना कस्टमर जा सकता है, बहुत सारे लोग हैं सर्विस देने वाले। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको कस्टमर रिटेन करना है, तो आप एक काम करो, टाइम टू टाइम कस्टमर का फीडबैक लेते रहो, सर्वे करते रहो, कस्टमर कितना आपका सेटिस्फाई है, कस्टमर को क्या प्रॉब्लम हो रही है, अगली बार आप वो मिस्टेक्स ना करो। ठीक है, तो कस्टमर आपका रिटेन रहेगा। जब आप कस्टमर को वैल्यू दोगे ना टाइम टू टाइम, कस्टमर भी सोचेगा यार सामने वाला बंदा इतना कर रहा है, तो हमको भी थोड़ा इनके लिए कुछ करना चाहिए। ठीक है, शायद दूसरे के पास हम ना जाए, यहीं पे बने रहें, अगली बार देख लेंगे, शायद वो इम्प्रूव करे। समझ रहे हो? तो यस, कस्टमर होटल लाइन में देखो, कस्टमर्स का फीडबैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इवन डोमिनोज, मैकडी वगैरह में देखो, डोमिनोज वाले तो आपको फीडबैक के नाम पे कभी कभी ऐसा लगता है बहुत हाइट ही कर देते हैं। आप ऑर्डर भी करो तो भी वो आपको बोलेंगे सर ये मैसेज आएगा, आप वहाँ पे फीडबैक देना, ऐसे देना, वैसे देना, आप हमको फॉरवर्ड कर देना।